अब इसमें ना हम क्या करते हैं, रीपरफ्यूजन करते हैं। अब रीपरफ्यूजन, अब जो ना हम हार्ट को परफ्यूज़ करते हैं। अब वो हार्ट को जब परफ्यूज़ करेंगे वो 3 तरीक़ों से करते हैं। हम कैबेज करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं, या फिर जो ना पीटीसीए करते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसम्यूरल जो ना कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। और फिर आपके पास तीसरा जो है आपके पास क्या, या तो इसमें हम एंटी जो है ना आपके पास क्या थ्रोम्बोलिटिक्स दे, नॉट एंटी थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं, ठीक है, लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है, एलटी प्लेस वगैरह जो भी इस तरह से, ठीक है। ये तीनों जो ना आपके पास होते हैं। अब लेट सपोज मैं इस पीस ऑफ द मायोकार्डियम को क्या कर रहा हूँ, जो ना रीपरफ्यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं इसको रीपरफ्यूज़ करूँगा तो ना कुछ चेंजेस आएंगी। सबसे पहले जो चेंज आएगी, इंट्रा इन्फाक्शन हेमरेज। अब जो इन्फाक्ट है उसके अंदर हेमरेज हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या, लेट सपोज ये जो ना आपके पास क्या है, पीस ऑफ द मायोकार्डियम है, इसमें मैंने परफ्यूज़ किया, इसमें आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ से हेमरेज हो, इसमें थोड़ी सी ना हेमरेज होगी, ठीक है। इस हेमरेज को हम बोलते हैं क्या, इंट्रा इन्फाक्शन हेमरेजेस, ठीक है, ये मिलेगी आपको। अब हेमरेज क्यों, जब आप इसको इन्फेक्टेड एरिया को देखेंगे ना और उस वो रीपरफ्यूज्ड होगा तो आपको हेमरेजिक अपीयरेंस ही देखा, तो इसी वजह से इसको ना हम इंट्रा इन्फेक्शन हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास हाइपर कंट्रैक्शन आती है। हाइपर कंट्रैक्शन क्यों, जब मैं इसको रीपरफ्यूज़ करूँगा, रीपरफ्यूजन की वजह से इसमें जो कैल्शियम है वो कैल्शियम ओवरलोड हो जाएगा। कैल्शियम ओवरलोड की वजह से जो सेल्स हैं वो बहुत ही कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इस वजह, बिकॉज इस्कीमिक सेल्स आपके पास क्या क्या बताया था मैंने, ये जो कैल्शियम लोडेड सेल्स होते हैं, ठीक है, इस वजह से इसमें हाइपर कंट्रैक्शन हो जाएगी और जो है ना हाइपर कंट्रैक्शन बैंड बन जाएंगे। हाइपर कंट्रैक्शन, ये जो सेल्स हैं, लेट्स सपोज इज द मायोकार्डियल सेल, इसमें हाइपर कंट्रैक्शन बैंड बन जाएंगे, इस तरह से हाइपर कंट्रैक्शन बैंड बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, रीपरफ्यूजन इंड्यूस्ड टैकीकार्डिया। अब इसमें टैकीकार्डिया भी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ है, नॉरफ्लो फिनोमेना में होता क्या है, इंक्रीज साइज ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। अब ये क्या है, कैपिलरी कोरोनरी आर्टरी है, इसका जो एंडोथीलियल सेल्स है इसमें ना साइज़ बढ़ जाएगी। इसकी साइज़ बढ़ने की वजह से ये जब यहाँ पर इसमें क्या था, इसमें ना ल्यूकोसाइट होते हैं, ठीक है, इसमें ल्यूकोसाइट होते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो ना इन्फ्लेम्ड एरिया थी, तो इसमें जो ल्यूकोसाइट होंगे वो बहुत बढ़ जाएंगे ब्लड में, इसकी वजह से ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, नॉरफ्लो फिनोमेना, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आती है, रीपरफ्यूजन इंड्यूस्ड मायोसाइट इंजरी। अब रीपरफ्यूजन इंड्यूस्ड मायोसाइट इंजरी में आपके पास क्या आ जाएगा, अपोप्टोसिस आ जाएगा और इसमें आपको फ्री रेडिकल्स आ जाएगा, ठीक है, फ्री रेडिकल्स। अब इसमें जब मैं इसको रीपरफ्यूज़ करूँगा तो इसमें ना मैं सिर्फ जो ना अपने भलाई वाली चीज़ें नहीं लेके आऊँगा, भलाई वाली चीज़ों के साथ साथ में ना इसमें बैड चीज़ें भी लेके आऊँगा, ठीक है, लाइक फ्री रेडिकल्स फार्मेशन हो जाएगी, ठीक है। फ्री रेडिकल फार्मेशन की वजह से आपके पास जो ना सेल डेथ हो जाएगा, ठीक है ना, अपोप्टोसिस भी हो जाएगी, ठीक है। एंड मायोकार्डियल स्टनिंग। अब मायोकार्डियल स्टनिंग एक जो ना टर्म है, इसमें होता क्या है, जब मैं इस सारे मायोकार्डियम को क्या कर रहा हूँ, रेस्क्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने इस पूरे को रेस्क्यू किया। अब देखें इसकी डेफिनेशन देखें, rescued a cell does not work for few days। कुछ डेज़ के लिए जो रेस्क्यूड मायोकार्डियम है वो वर्क नहीं करेगा, उसके बाद ना वो जो ना सही तरीके से वर्क करेगा। इसे हम बोलते हैं क्या, मायोकार्डियल स्टनिंग, ठीक है। अब वो सेल स्टन हो जाते हैं, स्टनिंग की वजह से वो आपके पास वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं, इसी वजह से इनको बोलते हैं क्या, मायोकार्डियल स्टनिंग, ठीक है। अब ईसीजी में चेंजेस आपको क्या मिलेंगी, लेट्स सपोज दिस इज नॉर्मल ईसीजी। अच्छा, इसकी टेस्ट, अब मैं इसकी टेस्ट पर आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें टेस्ट आप क्या क्या जो ना करवा सकते हैं, जो ना पेशेंट को बताएंगे जो ना क्या क्या आप टेस्ट करवाएं, ठीक है। अब ईसीजी में आपको क्या मिलेगा, ये पी वेव होती है, ये क्यूआर कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपके पास क्या है, एसटी सेगमेंट होता है, ये आपके पास क्या है, ये एसटी सेगमेंट होता है, ये आपके पास क्या है, क्यूआरएस है, ये आपके पास क्या है, टी वेव है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, कुछ मिनट्स में ये जो टी वेव है ये ना एलिवेटेड टी वेव हो जाएगी, ये टी वेव में एलिवेशन आ जाएगी, ठीक है। और थोड़े से टाइम के बाद ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। सीक्वेंस इसकी है, ये वाला डायग्राम मुझे बाद में बनाता था। बहरहाल अब यहाँ पर होगा क्या, टी वेव एलिवेटेड हो गई, उसके बाद ये थर्ड पिक्चर है, थर्ड में क्या होगा, ये टी वेव एलिवेटेड है, इसके साथ साथ ये जो एसटी सेगमेंट था वो भी एलिवेट हो जाएगा,
वो भी क्या होगा, एलिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ में क्या होगा, टी वेव नीचे आ जाएगी और एस टी अभी तक एलिवेटेड ही है। और फिफ्थ पिक्चर में क्या होगा, टी वेव नीचे आ जाएगी और एस टी भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एस टी एलिवेशन की ना इसमें चेंजेस होती हैं। और ये जो फिफ्थ पिक्चर है इसमें आपको एक क्यू वेव, प्रोमिनेंट डीप क्यू वेव मिलेगी, क्या, पैथोलॉजिकल क्यू वेव, पैथोलॉजिकल डीप क्यू वेव, क्या, क्यू वेव, ये आपको एक पैथोलॉजिकल डीप क्यू वेव मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये जो डीप क्यू वेव है ये आपको किस में मिलती है पता है, जिसमें आपको किसी भी पेशेंट को ना एमआई हुआ हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट आपकी ईसीजी देखेगा और आप क्यू वेव देखेगा ना, एक क्यू वेव डीप है, तो आपको बताएगा कि आपको एमआई हुआ था, ठीक है। वो इस तरह से जो ना वो ना देख के जो ना बताते कि जो ना आपको एमआई हुआ है या फिर नहीं हुआ, ठीक है। आपको हार्ट अटैक हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। तो वो क्यू वेव को देख के बताते हैं ईसीजी में, ठीक है। ये एक एमआई के पेशेंट में होती है, ठीक है। अगर एमआई के पेशेंट में आपको करेंगे ईसीजी तो उसमें आपको क्यू वेव मिलेगी। दूसरा आपके पास क्या आता है, ये था ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। दूसरा आता है एकोकार्डियोग्राफी। अब एकोकार्डियोग्राफी में हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल वाल रिदम देखते हैं, माइट्रल रिगर्जिटेशन देते हैं, थ्रोम्बस देखते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें देखते हैं, ठीक है। ये मेडिसिन का टॉपिक है, ठीक है, ये पैथोलॉजी का नहीं है, ठीक है। बहरहाल ट्रोपोनिन की हम लेवल देखेंगे, उसमें हम टी देखेंगे, ट्रोपोनिन आई देखेंगे और सी के एम बी देखेंगे, ठीक है। अब ये जो ट्रोपोनिन और सी के एम बी है ये 24 आवर्स के अंदर ही ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो सी के एम बी है ये 72 आवर्स तक ही रहता है। ये सी के एम बी की कर्व है, ये आपके पास क्या है, ट्रोपोनिन की कर्व है। ये ट्रोपोनिन 24 आवर्स तक ब्लड में आ जाएगा और 7 to 8 डेज़ तक ना आपके पास ब्लड में रहेगा। ये जो कर्व है ये 7 to 8 डेज़ तक ये ट्रोपोनिन रहेगा। बाकी ये जो आपके पास सी के एम बी है ये आपके पास 72 आवर्स तक ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें हम एक और टेस्ट करते हैं जो ना आपके पास, उसको हम बोलते क्या, MRI विथ जो ना गैडोलिनियम कंट्रास्ट इमेज, जो ना आपके पास क्या, इन्हेंसमेंट, ठीक है। इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों टेस्ट आपके पास अभी के लिए काफ़ी हैं, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी एंड सीरम मार्कर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें एक और जो ना बस लास्ट वाला है, ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। बहुत मुझे लग रहा है कि जो ना मैंने बहुत टाइम लिया है। बस इसमें हम जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशन देखेंगे और कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपके पास क्या आ जाती है, इस एरिथमियाज़ आ जाती है, ठीक है। एरिथमियाज़ क्यों आएंगी भाई, एरिथमियाज़ कौन सी आएंगी, साइनस ब्रेडी एरिथमियाज़, क्या, साइनस ब्रेडी एरिथमियाज़ एंड साइनस नोडल ब्लॉक्स, वी टेक आ जाएगा एंड वी फिब आ जाएगा, ठीक है। अब जब साइनस एंड ब्रेडी एरिथमियाज़ आएंगी, क्या, साइनस एरिथमिया आएगी और नोडल ब्लॉक्स आएंगे। अब नोडल ब्लॉक में आपके पास क्या, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक आता है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक आता है एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक आता है, ठीक है। अब जब नोडल ब्लॉक्स आएंगे तो इसमें कौन सा आपको ना एमआई मिलेगा, ये देख रहे हैं, पोस्टीरियर इन्फीरियर क्यों, नोडल ब्लॉक और साइनस ब्लॉक किस में होते हैं, एवी एंड एसे नोड की जो ना सप्लाई बंद हो जाएगी, यहाँ पर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो इस वजह से आपको पोस्टीरियर इन्फीरियर एमआई मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कब मिलेंगी, व्हेन पोस्टीरियर इन्फीरियर ब्लॉक इज देयर, ठीक है। उसके बाद वी टेक एंड वी फिब मिलेगा, ठीक है। और वी फिब इज़ द काज ऑफ डेथ, ये डेथ कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रेक्टाइल डिसफंक्शन, अब कंट्रैक्शन नहीं होगी, कंट्रैक्शन नहीं होने की वजह से आपके पास जो है ना एनएफ कार्डियक आउटपुट नहीं बनेगा, एनएफ कार्डियक आउटपुट नहीं बनेगा तो पल्मोनर उसकी वजह से ना आपको कार्डियक फेल्यूर हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाएगा बंदा, ठीक है, एंड डेथ हो जाएगी। उसके बाद आपके पास क्या है, कार्डियक रप्चर सिंड्रोम। कार्डियक रप्चर सिंड्रोम में आपके पास एक आता है फ्री वाल रप्चर, वीएसडी आता है एंड पेपिलरी मसल रप्चर आता है। अब इसको देखें,
ये क्या वेंट्रिकल है, ये पूरी की पूरी सॉरी ये लेफ्ट हार्ट है, ये राइट हार्ट है। अब देखें ये जो इसकी वाल है इसमें पूरी की पूरी वाल में फ्री रप्चर हुआ। इसमें रप्चर होने की वजह से जो फ्लूइड है, ये जो आरबीसी, ये जो पूरी की पूरी ब्लड है, वो पूरी ब्लड इसमें किस में आ गई, दिस इज द पेरिकार्डियल कैविटी, दिस इज द पेरिकार्डियल कैविटी। अब पेरिकार्डियल कैविटी में जब आ जाएगा तो इसे हम बोलेंगे क्या, ब्लड आ जाएगा तो इसे हम बोलेंगे क्या, हीमोपेरिकार्डियम। अब जब ये फ्लूइड इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगा इस हीमोपेरिकार्डियम में, अब अगर फ्लूइड ये ग्रेटर देन 50 ml है तो इसको हम बोलते हैं कि एक और टर्म देते हैं। उस टर्म में ना आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इसमें बीपी लो हो जाएगा, इसमें जेवीपी बढ़ जाएगा, एंड डिस्टेंट हार्ट साउंड आएंगे, हार्ट साउंड आपको जो ना फील होंगे। इसको हम बोलते हैं क्या, कार्डियक टेम्पोनेट। क्या, कार्डियक टेम्पोनेट। अब कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होगा, इसमें जो फ्लूइड है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं उनको ना कंप्रेस कर देता है, उनको दोनों को कंप्रेस कर देगा। क्या कर देगा, दोनों को कंप्रेस करेगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, ये क्या था, फ्री वाल रप्चर। उसके बाद ये क्या, वेंट्रिकुलर सेप्टल है। वेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या होगा, डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट होगा तो इसे हम बोलेंगे क्या, वीएसडी। और पेपिलरी मसल, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर इन्फेक्शन होगा तो ये पेपिलरी मसल जो है ना आपके पास क्या रप्चर हो जाएंगे, होने की वजह से कोडा टेंडन ही आपके पास वो भी रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस 2 टाइप की होती है, एक होती है लोकलाइट, दूसरी होती है पोस्ट पेरिकार्डाइटिस प्लस प्लूराइटिस। ठीक है, अब देखें ये जो पेरिकार्डियम है, अब लेट सपोज यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जनरल यहाँ पर ना पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, जनरलाइज्ड जो ना आपके पास क्या, पेरिकार्डाइटिस। अगर पेरिकार्डाइटिस है विथ प्लूराइटिस, क्या, पेरिकार्डाइटिस विथ प्लूराइटिस विच इज़ पोस्ट पेरिकार्डाइटिस प्लस प्लूराइटिस, तो इस ये आपके पास, इसको हम ना ड्रेसलर सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्या, ड्रेसलर सिंड्रोम। क्या, ड्रेसलर सिंड्रोम में आपके पास क्या आता है, पोस्ट पेरिकार्डाइटिस प्लस आपके पास क्या जो ना पोस्ट पेरिकार्डाइटिस प्लस प्लूराइटिस। ठीक है, इसे हम ड्रेसलर सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है एम आई एक्सपेंशन। अब देखें यहाँ पर एम आई है, यहाँ पर एम आई है, लेट सपोज ये जो पूरा एरिया है ये इन्फेक्टेड है। अब ये इन्फेक्शन अगर यहाँ से एक्सपेंड करेगा, यहाँ पर एक्सपेंड करेगा तो इसे हम बोलेंगे क्या, मायोकार्डियल एक्सपेंशन। क्या, इसे हम बोलेंगे हम क्या, मायोकार्डियल एक्सपेंशन। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर ये क्या, वेंट्रिकल है। अब वेंट्रिकल में क्या होगी, यहाँ पर एन्यूरिज्म भी फॉर्म होगा। ठीक है, ये क्या है, एन्यूरिज्म। अब इस एन्यूरिज्म में ना आपके पास यहाँ पर क्या होगा, थ्रोम्बस भी फार्मेशन हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या होगी, यहाँ पर ये इसमें थ्रोम्बस फार्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये इसमें थ्रोम्बस हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, एन्यूरिज्मल थ्रोम्बस भी इसे बोलते हैं, या फिर इसे म्यूरल थ्रोम्बस। इसमें ना एक और टर्म आता है म्यूरल थ्रोम्बस, वो इसकी पूरी की पूरी वाल में आ जाएगा। पूरी की पूरी वाल में जब थ्रोम्बस आ जाएगा उसे हम बोलेंगे क्या, म्यूरल थ्रोम्बस। और वो म्यूरल थ्रोम्बस एओर्टा में भी चला जा सकता है, और वो एओर्टा में जाने के बाद वो ब्रेन की किसी भी वेसल को ना ब्लॉक कर सकता है, और वो आपको डेथ का काज करवा सकता है। उसमें बोलते हैं क्या, म्यूरल थ्रोम्बा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर थ्रोम्बस लिखा है मैंने, लेकिन म्यूरल नहीं दिखा। बहरहाल वो म्यूरल थ्रोम्बाई होते हैं। ठीक है, बहरहाल ये हमारा टर्म क्लियर होगा। एक होता है मायोकार्डियल एक्सटेंशन, एम आई एक्सटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक्सटेंशन। अब लेट सपोज यहाँ पर एक इन्फेक्शन है, एक इसकी जो ना आपके पास क्या है, ये थ्रोम्बस है, जिसकी वजह से ये डिपेंडेंट मायोकार्डियम ये क्या, इस्कीमिक है। अब लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक और जो ना यहाँ पर इस जो ना थ्रोम्बस बन गया, तो ये जो बकिया मायोकार्डियम था, ये पूरा ये वाला भी मायोकार्डियम क्या हो जाएगा आपके पास, इस्कीमिक हो जाएगा। इसे हम क्या, अब देखें ये पूरी की पूरी ये वाली पूरी मायोकार्डियम क्या हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी, अब इस्कीमिक हो जाएगी। तो इसे हम बोलते क्या, यहाँ तक था अब यहाँ तक चला गया, इसे हम बोलेंगे क्या, मायोकार्डियल एक्सटेंशन। उसके बाद थ्रोम्बस मैंने बता दिया। और क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज, ये मैंने पहले भी बताया था। इसमें आपके पास बेसिकली होता क्या, कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर हो जाता है। इसमें आपके पास कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं होता। कार्डियक आउटपुट जनरेट ना होने की वजह से आपके पास आपके पास बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, और जो ना हार्ट बहुत ही कंट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से आपके पास हार्ट फेल्यूर हो जाता है। बाय द वे, बाय वेंट्रिकुलर फेल्यूर इज कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर इज नोन एज बाय वेंट्रिकुलर फेल्यूर। बाय वेंट्रिकुलर फेल्यूर मतलब क्या, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर विथ राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर इज कॉल्ड बाय वेंट्रिकुलर फेल्यूर, या फिर कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर, या फिर कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर। ठीक है, इसमें आपके पास एक और प्रिवेंशन आती है, प्राइमरी प्रिवेंशन आती है इसमें डिजीज़ में। दूसरी इसमें आती है क्या, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या, बिफोर एम आई ट्रीट बिफोर फर्स्ट एम आई। अगर ये बंदे को एम आई पहले ही आया हुआ है तो ना आपके पास क्या करना है,
नेक्स्ट एमआई को प्रिवेंट करना है, ठीक है। इसको हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो है ना आपके पास क्या मायोकार्डियल सॉरी नॉट मायोकार्डियल इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। ये मैं आपको पूरे के पूरे पेजेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट पेज है, ये इसका सेकंड पेज है, ये इसका थर्ड पेज है, और ये इसका लास्ट फोर्थ पेज है, ठीक है। आई होप ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको।